नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष जोशी। डिजाना विशेष में आज हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय संगीत की गायन शैली में सबसे कठिन शैली माने जाने वाली ध्रुपद शैली के बारे में। और इस बारे में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं जाने माने ध्रुपद गायक पंडित उदय भवालकर जी। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। उदय जी, जन्मभूमि उज्जैन और कर्मभूमि मुंबई, तो ये जो प्रवास एक रहा है उज्जैन से मुंबई तक का और आपके संगीत के सफ़र का हम जानना चाहेंगे। मेरा जन्म उज्जैन के पास जो जावरा है वहाँ का था, और मैं बहुत छोटा था जब हम लोग कुछ महीने का था, फिर हम लोग उज्जैन आ गए थे, मम्मी पापा। और फिर उज्जैन में मैंने माधव संगीत महाविद्यालय में शिक्षा हासिल की। और फिर उसके बाद 1981 में मेरा भोपाल में ध्रुपद केंद्र के लिए चयन हुआ, फिर वहाँ सीखा। फिर 86 में मैं वहाँ 4 साल का समय था और छात्रवृत्ति थी। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि वो 4 साल का समय बहुत कम है सीखने के लिए। मेरी और इच्छा थी गुरु के पास रहकर सीखने की। तो मैंने गुरु जी से निवेदन किया, उन्होंने कहा बस हमारा गुरुकुल तैयार हो रहा है बम्बई में, तो तुम आ जाना उधर। फिर मैं 86 में बम्बई चला गया। फिर उनके घर में रहकर, तो मैं उनके घर करीब 12-13 वर्ष रहा, भोपाल और बम्बई मिला के। और उनसे मैंने शिक्षा हासिल की। और फिर हमारा सबसे पहला प्रोग्राम भोपाल में 85 में हुआ, उत्तराधिकार करके। फिर कई कार्यक्रमों, फिर 89 में तानसेन में भी गाने का अवसर मिला। सबसे पहला तानसेन 1989 में हुआ। फिर देश में सब दूर धीरे धीरे कार्यक्रम होने लगे। फिर सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम, फिर 1990 में मैं यूरोप की यात्रा पर गया सबसे पहले। 91 में अमेरिका गया, फिर और भी कहीं कहीं गए। और फिर ये सब दूर अब दुनिया में जाते हैं प्रोग्राम के लिए। जी, पहली गुरु शायद आपकी बड़ी बहन रही है, बड़ी और उसके बाद फिर आप डागर साहब तक पहुँचे। मेरी बड़ी तो बहन, क्या बड़ी बहन ने क्या सिखाया? बड़ी बहन के साथ में, बड़ी बहन ने मुझे संस्कारित किया बेसिकली, क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी और मैं उनके लिए एक छोटे भाई, 8 साल का अंतर है, तो मुझे बहुत प्यार करती थी। और उनसे मैं सीखता रहा। और फिर वो घर में जो हमारे गुरुजी आते थे, तो वो संस्कार होता था। मेरी दीदी के साथ तबला बजाता, हारमोनियम बजाता, गाता। और दीदी जो गाना सीखती थी, जो उसका BA MA का जो था, वो सब बंदिशें मुझे याद हो जाती थी बचपन में। तो ऐसे संस्कारित बहुत किया। फिर दीदी का हाथ पकड़ के मैं म्यूज़िक स्कूल जाता था उसकी क्लास में बैठने के लिए। इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई। ध्रुपद गायन शैली को ही आपने सिलेक्ट किया, क्या आपको लगा, ऐसा क्यों लगा कि मुझे ध्रुपद ही करना चाहिए? क्योंकि मैं भी ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन अब आमतौर पर जो शास्त्रीय गायन की शैलियाँ हैं, ख्याल गायकी हैं, या कई दूसरे गायक भी हुए हैं जिन्होंने अपनी, लेकिन ध्रुपद बहुत कठिन माना जाता है और आपने ध्रुपद को सिलेक्ट किया। आज भी लोग, मतलब हमारे कई साल से, पिछले कई सालों से यही, मतलब शास्त्रीय संगीत मतलब ख्याल, कोई गलत नहीं है वो, पर शास्त्रीय संगीत के अलग अलग विधाओं में ध्रुपद भी आता है। तो ध्रुपद भी, हमारी ध्रुपद तो पहली शास्त्रीय संगीत एक्चुअली। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे क्या सीखना है। तो ध्रुपद को मैं तो ऐसा सोचता नहीं हूँ कि मैंने ध्रुपद को चुना, पर मुझे, अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, जब मेरे पिछले 40 साल का सफ़र देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ध्रुपद ने ही मुझे चुना। कि मेरी कोई ये नहीं थी, मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं उसको चुनूँ, पर उसने मुझे अपने गोदी में बिठा लिया है, तो कर रहा हूँ मैं। आज की जो युवा पीढ़ी है शास्त्रीय संगीत के प्रति सीखने के लिए तो आकर्षित है, साधन संसाधन भी बहुत उपयुक्त है, लेकिन क्या लगता है आपको कि एक आपके समय का संगीत सीखने का, सिखाने का तरीका और आज के समय में संगीत सिखाने का और सीखने का जो तरीका, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव या अंतर आपको दिखाई देता है? अंतर तो है, क्योंकि अब समय बदला है, सभी चीज़ें बदली हैं। तो और सामाजिक जो भी परिस्थितियाँ आसपास होती हैं, वातावरण होता है, उसका हमारे मानव जीवन पर और कलाओं पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो क्या हो गया है कि राग तो नहीं बदले हैं, राग तो वैसे ही रहेंगे। 500 साल पहले भी यमन वही था, भैरव वही था, आज भी वही रहेंगे। पर क्या है कि उसको अब मतलब उसको प्रैक्टिस करने का, उतना समय देने का, ये थोड़ा मादा ज़रा बदलने लगा है। तो पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि मैं कोई हतोत्साहित नहीं हूँ, पर मैं बहुत आशावान हूँ कि सभी अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। काफ़ी लोग सीख रहे हैं, बस अब यही है कि उसमें थोड़ी एकाग्रता को और बढ़ाएं और समय दें इसके अंदर, और थोड़ा सा हमारा ध्यान उस तरफ न जाए कि हमें कब स्टेज मिलेगा, हमें कब प्रोग्राम मिलेंगे, हमें कब प्रसिद्धि मिलेगी।
ये इस तरफ ध्यान न दें तो संभव होगा। और मुझे इतना पता है कि ये जो हमारा जो राग संगीत है ये दो चीज़ों पर टिका हुआ है, एक है ज्ञान और एक है विद्या। तो ज्ञान और भक्ति। तो ज्ञान और भक्ति ये दो चीज़ों पर टिकी हुई है, और इन दोनों का संबंध सत्य से आता है। सत्य के बगैर ज्ञान नहीं मिलता है, और सत्य के बगैर भक्ति भी नहीं होती। और स्वर और राग जो है ये सत्य का रूप है, और अगर सत्य नहीं होता तो ये भी कब के ख़त्म हो गए होते। बिल्कुल। और ये सत्य के कारण ही आज इतने हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। तो अगर आप उन वैल्यूज़ को, उन मूल्यों को अगर आप आदर के साथ, समर्पण के साथ अपनाएंगे तो यह इसका प्रभाव आपके ऊपर निश्चित रूप से पड़ेगा। बात जब ध्रुपद गायन की आती है तो बहुत गिने चुने नाम सामने आते हैं जिन्होंने इस गायन के माध्यम से एक मुकाम हासिल किया। उस लिस्ट में आपका भी नाम है, लेकिन गुंदेचा बंधु, डागर बंधु या इस तरह की जो एक आपने अभी कहा कि किसी भी परंपरा का निर्वहन करने के लिए एक लंबा समय हमें साधना करना पड़ता है, बहुत कठिन होता है। फिर क्या लगता है आपको कि आगे इस परंपरा का निर्वहन कैसे होगा? क्योंकि जो धैर्य की कमी आज दिखाई देती है वो आप जैसे पीढ़ी के कलाकारों में पूरा था कि वो नहीं थी, वो आप धैर्य के साथ थे तभी आज यहाँ पहुँचे। जैसे आपने बताया कि 40 साल का संगीत सफ़र आपका हो गया, अब जाके लगता है कि हाँ कुछ किया है। ऐसा है कि अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने कुछ किया है, ये क्योंकि करते रहने की विद्या है। और कई बार ऐसा लगता है कि समय कम पड़ता है, ज़िंदगी कम लगती है, ऐसा क्योंकि अभी कितना करना बाकी है, अभी क्या किया हमने। पर जहाँ तक ये बता रहे हैं आप, तो क्या है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी कर रही है इसको। इसकी कोई वो नहीं है। मैंने जैसे कहा ना कि अगर जो इस व्यक्ति जो इसको उस भावना से इसको अपनाएगा, उस समर्पण से इसको अपनाएंगे तो ज़रूर होगा ये। और ये जो सामाजिक बदलाव जो हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ, वातावरण, ये तो बदलती रहेंगी। अब मोबाइल हमारी सुविधा के लिए हम उसके आदी बनना चाहते हैं, उसमें मोबाइल का दोष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर आप उसको आपकी सुविधा के लिए उतना ही अगर आप उसका इस्तेमाल करें, वो आपके ऊपर है। तो वैसे ही रियाज़ का है कि आप आधा घंटा रियाज़ करना चाहते हैं या 4 घंटा करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। वीणा फाउंडेशन एक आपने स्थापित किया है, तो नाम से मुझे लगा कि शायद उसमें रुद्र वीणा को इंस्पायर होके, या रुद्र वीणा भी शायद आपने सीखा है बजाना, लेकिन जो मेरी जान के इन्फॉर्मेशन है, तो वीणा फाउंडेशन ध्रुपद को लेकर ही काम कर रहा है या सभी क्लासिकल फॉर्म जो है म्यूजिक के? वीणा फाउंडेशन मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं जीवन में 3 काम करूं। एक तो जो गुरुओं से मिली विद्या है उसको मैं पवित्रता से रखूं, उसका रियाज करूं, उसको ऊपर चिंतन मनन करूं, विचार करूं। दूसरा काम कि मैं उसको आगे आने वाली जनरेशन में सिखाऊं, विद्यार्थियों को तैयार करूं। तो वो भी कर रहा हूं मैं। मेरे से कभी 8-10 शिष्य मेरे अच्छे गा बजा रहे हैं, परफॉर्मर लेवल पर आ गए हैं। और फिर तीसरी चीज़ थी कि मैं अपने गुरुओं की स्मृति में एक कुछ ऐसा कार्यक्रम करूं जिससे समाज जुड़ सके, लोग जुड़ सके, और ध्रुपद संगीत का प्रचार प्रसार भी हो। तो वीणा फाउंडेशन ने अभी तक जो कार्यक्रम किए उसमें ध्रुपद के ज़्यादातर प्रोग्राम हुए हैं, पर हमने दूसरी विधाओं के जैसे ख्याल गायकी या दूसरे वाद्य कलाकारों को भी हमने बुलाया है। तो ये वीणा फाउंडेशन केवल ध्रुपद तक ही स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों माना जाता है कि ध्रुपद गायकी अध्यात्म, शिव और जो उनकी बंदिशें हैं ज़्यादातर केंद्रित शिव पर ही होती हैं? तो इसका कोई मूल इसके पीछे वजह है, या कहीं ना कहीं वो संगीत के आराध्य देव ही वो होने की वजह से ये चीज़ निकल? आपने जवाब दे दिया उसके। संगीत के वो आराध्य देव माने जाते हैं शिव। और जब हमारा ध्रुपद जब विकसित हुआ तो उस समय शिव का और भक्ति का काल एक बहुत बड़ा खंड रहा है। और हमारे यहाँ भक्ति, जैसे मैंने कहा ना, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा एक मूल एक सिद्धांत है भक्ति और समर्पण। तो ये भक्ति के कारण भक्ति के पद ज़्यादा बने। और फिर बाद में जैसे जैसे बदल होते गए तो लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, ऋतुओं के ऊपर भी लिखा जा सकता है, हम सामाजिक जीवन के विषयों पर भी लिख सकते हैं। तो ये बाद में सब हम अध्यात्म के ऊपर लिख सकते हैं, हम फिलॉसफी के ऊपर कुछ बंदिश, हम राग के जो मूल सिद्धांत हैं, शास्त्रीय संगीत का जो शास्त्र हैं, या नाद कितना गहरा है, या लय कितनी महान होती है, या स्वर कितने महान है, राग कितने महान है, इन विषयों को लेकर भी बंदिशें बाद में रची गई।
तो सभी तरह की बंदिशें ध्रुपद में गाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति के ही हैं इसमें पद या वीर रस प्रधान गायकी है। वीर रस का तो गायन में बहुत कम स्थान होता है, क्योंकि वीर रस एक विषय अलग है। गाना तो है आनंद और प्रेम का है, तो ये आनंद और प्रेम में वीर रस की बहुत कमी होती। पर वीर रस एक ऐसा एलिमेंट है कि गाते गाते आप उसमें कभी कभी उस कुछ क्षणों के लिए आप वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं उसके अंदर, ऐसा है। अगर आप ध्रुपद गायन नहीं सीखते या ध्रुपद गायक नहीं होते तो उदय भावलकर जी आज हमारे सामने किस रूप में होते? मेरे लिए सोचना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरी उम्र ही ऐसी थी जब मैं चला गया, मुझे पता नहीं था मैं कहाँ गया हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो मेरे मन में ऐसा विचार आता ही नहीं है कभी। हाँ, अगर मैं 30-35 साल के बाद शायद अपना था तो मेरे मन में शायद विचार आते हैं, क्योंकि 25 के बाद आदमी सोचना शुरू करता है ना, 22-25 के बाद कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना है। मेरी तो 15 साल की उम्र थी, तो मैं तो बहुत ही कच्चा था। तो क्या लगता है, इतने वर्षों का एक संगीत अनुभव है, यदि वाकई कोई व्यक्ति अपने या कोई बच्चा, कोई युवा, अगर एक सही उम्र क्या मानी जाए अगर उसको शास्त्रीय संगीत में आना है, क्योंकि ये 1-2 साल में सीखने का नहीं है, या कोई कराओके ट्रैक पे आप गा नहीं सकते हैं। हर परफॉर्मेंस जो आप अभी करके आए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वैसा का वैसा यहाँ दें, हर बार एक नया आनंद उसमें प्राप्त होता है। तो एक सही एज आपके हिसाब से क्या लगती है कि यदि वाकई कोई शास्त्रीय गीत संगीत में अगर अपना करियर बनाना चाहता है या इसको इस परंपरा से जुड़ना चाहता है, तो एक सही उम्र आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये जो आपका प्रश्न है ना, करियर बनाना चाहना, जी, ये ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है कला में। क्या बात है। हाँ, क्योंकि कला में आप, मेरे पास एक विद्यार्थी आते थे, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो बोले, गुरुजी मैं सोचता हूँ मैं अपना करियर चेंज करूँ। तो मैंने कहा क्यों, आप कुछ यूनिवर्सिटी में दूसरे पोस्ट पे जा रहे हैं या क्या, मतलब यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं क्या? तो बोले नहीं, मैं सोचता हूँ ध्रुपद में करियर करूँ। मैंने कहा आपकी सोच ही गलत है। सही बात है। कला में आप ऐसा सोचिए कि मैं इसके अंदर कुछ करियर बनाना चाहता हूँ, यही शुरुआत ही गड़बड़ है आपकी। क्या बात है, बिल्कुल। ये तो सर्वस्व अर्पण कर देने वाली चीज़ है, इसमें आगे का कुछ भविष्य नहीं, न पीछे काला है आगे काला है, फिर भी आपको उतरना है तो उतर जाओ आप इसमें। ये साधना का विषय है। बिल्कुल। तो ये थे पंडित उदय भावलकर जी, और जिन्होंने काफ़ी अच्छी एक बात कही है कि कला में जो लोग ये सोचते हैं कि हम इसमें अपना करियर बनाएंगे, तो ये करियर का विषय नहीं है, कला अपने एक साधना का विषय है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से एक अच्छी गायकी या वादन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट जो होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद अली के साथ आशीष जोशी, डिजाना न्यूज़, इंदौर।